गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है जी आप सबके? सब कुशल मंगल। हाँ जी बेटे, देखो जरा, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था कि हम किस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं। इसमें कुल मिला के मैंने आपको स्टेप्स बताए थे जी। पहला स्टेप बताया कि ट्रांसफर करिएगा। ट्रांसफर करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी बातें भी मैंने आपको बताई। फिर आपको बताया गया कि आप सभी एसेट्स को रियलाइज करें सेकंड स्टेप में। और उसके बाद एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की सेटलमेंट की जाए। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की सेटलमेंट करने के बाद आपको इंटरनल लाइबिलिटीज की भी सेटलमेंट करनी होती है। और फिर आप करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की सेटलमेंट। ये 5 स्टेप थे जिसमें हमारा डिसोल्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसी पे बेस्ड हमें अब आज कुछ क्वेश्चंस करने हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अब अपने क्वेश्चंस। लिखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए जी। स्टेप 3, पॉइंट नंबर 3, सॉरी स्टेप मैंने भूल गया इसे गलती से। दिस इज पॉइंट नंबर 3। टॉपिक नेसेसरी अकाउंट प्रिपरेशन फ्रॉम बैलेंस शीट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। देखिए जी, नेसेसरी अकाउंट हम बना रहे हैं बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन से। मतलब हमें क्वेश्चन में दो चीजें देखने को मिलेगी, एक तो बैलेंस शीट और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर ये दो चीजें गिवन है और इससे हमें नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं तो हम किस तरीके से बनाएं। देखो बेटे, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं आपको स्टेप्स में ही लिखवा रहा हूं। ये स्टेप्स आप पाएंगे कि जो हमने अभी लास्ट टॉपिक किया उससे मैच खाते हुए स्टेप्स है। लिखिए जरा स्टेप 1, ट्रांसफर all items of balance sheet to respective account। सबसे पहले तो आप काम यही करेंगे कि आपको बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स गिवन है वो जिस जिस अकाउंट में ट्रांसफर होने चाहिए आप उन्हें उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ये है जी अपना सबसे पहला काम। इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 हमने किया था पहले रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो यहां पे भी वही है, रियलाइज ऑल एसेट्स। अब रियलाइज करने के 3 तरीके होते हैं, या तो आप उसे बेच देते हैं, या फिर आप उसे पार्टनर को दे देते हैं, या फिर क्रेडिटर टेक ओवर कर लेता है। क्रेडिटर अगर टेक ओवर करता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन आप एसेट्स को रियलाइज करते वक्त एक और बात का ध्यान रखेंगे। लिखिए इसमें एक नोट, ऑल एसेट्स will be realized as
it is given in question. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, if no information is provided regarding realization of assets, then it will be assumed not realized, and hence will not be shown. हाँ जी बेटे, देखो जरा, मैंने आपको लिखवाया है कि आप सबसे पहले क्या काम करें, अपने सभी एसेट्स को रियलाइज कर लीजिए। ठीक है, स्टेप 2 में एक बार आप पहले क्या करेंगे जी, सारे बैलेंस शीट में आइटम ट्रांसफर कर, बैलेंस शीट के आइटम ट्रांसफर कर देंगे जिस जिस अकाउंट में जाने चाहिए। उसके बाद जब आप एसेट्स को रियलाइज करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? दो बातें, आप जो रियलाइजेशन है उसका बिल्कुल उस तरीके से करेंगे जैसा कि तरीका क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। मतलब ये कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कहा जाए ध्यान से देखिए, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर यह बताया जाए कि फर्नीचर 10,000 रुपए में बिका, तो आप बस उसकी वैल्यू 10,000 मानेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर कुछ इस तरह से कहा जाए कि आपको किसी भी एसेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि वो किस तरीके से रियलाइज हुआ, तो बेटा जब किसी एसेट की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन ही नहीं है कि उसका रियलाइजेशन कैसे हुआ, तो आप अपनी मर्जी से उसके लिए कुछ नहीं मानेंगे। आप ये मान लेंगे कि वो एसेट रियलाइज हुआ ही नहीं और उसका रियलाइजेशन आप दिखाएंगे ही। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात ध्यान से समझिएगा, ये जो मैंने आपको पहले बात लिखवाई है कि आप सभी आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट को रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इसके साथ ब्रैकेट में एक और चीज लिख लीजिए, लिखिए आंख बंद करके। मतलब ये कि जैसे ही मैं क्वेश्चन देखूंगा ना जी, तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट को तुरंत खाली कर दूंगा, बिना कोई एडजस्टमेंट देखे, बिना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देखे। ओके, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आएंगे और एसेट्स को रियलाइज करेंगे। और तीसरा स्टेप हमारा क्या था पहले? स्टेप 3, पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इसके रिगार्डिंग भी एक नोट लिखिए, लिखिए ऑल लाइबिलिटीज will be paid as per question information। आप सभी लाइबिलिटी की पेमेंट जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन देगा उसी के हिसाब से करेंगे। ठीक है जी। इफ
क्वेश्चन डू नॉट प्रोवाइड information regarding payment of any liability then pay it in full. Full stop. ये जो मैंने पॉइंट लिखवाया है ये ध्यान देने योग्य पॉइंट है, ठीक है। देखो जी, मैं आपको क्या बता रहा हूं, इन दो बातों को गौर से समझना। आप क्वेश्चन में हो सकता है कि ये गलतियां कर बैठे। अगर मान लीजिए कि किसी भी लाइबिलिटी के बारे में ये नहीं बताया गया कि हमने उस लाइबिलिटी की कितनी पेमेंट की है, तो आप हमेशा पूरी पेमेंट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर लाइबिलिटी की पेमेंट के बारे में नहीं बताया गया है तो आप पूरी पेमेंट करिएगा। और अगर किसी एसेट के रियलाइजेशन के बारे में नहीं बताया गया है तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा, आप उसे रियलाइज नहीं करेंगे। सर ऐसा भेदभाव क्यों है? हम लाइबिलिटी की तो पूरी पेमेंट कर रहे हैं जबकि एसेट्स को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों बात जरा ध्यान से समझो। सेक्शन 48 क्लॉज बी ये कहता है कि इंटरनल लाइबिलिटी की पेमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक एक्सटर्नल लाइबिलिटी पूरी तरह से सेटल ना हो जाए। तो अगर क्वेश्चन में किसी भी लाइबिलिटी को लेके ये बात ना बताई जाए कि हमने उसे कितना पैसा दिया, तो व्हाट इज पॉजिटिव अजम्पशन? पॉजिटिव अजम्पशन इज दिस कि आप 48 बी की बात को माने, और अगर आगे आपको इंटरनल लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है तो इट इज बेटर कि आप उसकी पूरी पेमेंट एक्सटर्नल लाइबिलिटी की पहले ही दिखा दें। इस वजह से, ठीक है जी, ये सेक्शन 48 बी की वजह से हम फॉलो कर रहे हैं। फिर बेटे जी स्टेप 4 लिखिए, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, बात जरा ध्यान से समझना। पहले क्या करना है जी, आपको सारे एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज जहां जहां जानी भेज दो, फिर एसेट्स को रियलाइज करो, फिर उसके बाद एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की पेमेंट करो, और फिर उसके बाद आप प्रॉफिट और लॉस जितना भी बना रियलाइजेशन में वो कैलकुलेट करो। ये जो 4 स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, इन 4 स्टेप तक आते आते हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक बच्चे का मुझसे क्वेश्चन है, आभा ने क्वेश्चन किया है कि सर रियलाइजेशन का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? तो पहले तो एक बात समझ लो, ऐसा है जी, रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होते हैं, ये कभी भी अपना बैलेंस छोड़ते ही नहीं। एक बात तो ये, और दूसरी बात, अगर फिर भी आप ये जानना चाहते हैं कि सर इसका बैलेंस क्या है, तो इट टोटली डिपेंड्स कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट आ गया तो क्रेडिट बैलेंस है, और अगर रियलाइजेशन में लॉस आ गया तो डेबिट बैलेंस है। तो ये सवाल ही मत उठाइए कि इसका बैलेंस क्या है, ये इररेलेवेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। ओके जी, ये था हमारा स्टेप नंबर 4। अब आइए स्टेप 5। यहां तक अपन रियलाइजेशन अकाउंट बना चुके होंगे, फिर हम क्या करेंगे, पार्टनर लोन बनाएंगे।
prepare partners loan account and settle partners loan. फिर हम आएंगे जी स्टेप नंबर 6 पे। इसमें हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा? ट्रांसफर ऑल realization values if transferable to this account. देखिए जी, कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई स्टेप वगैरह नहीं है। कैपिटल अकाउंट देखिए किस तरीके से बनेगा। जब हम बैलेंस शीट को खाली कर रहे थे तो उस वक्त पे कैपिटल का बैलेंस तो कैपिटल अकाउंट में आ गया होगा, बस उसके बाद एक ही चीज बच जाती है इसमें कि रियलाइजेशन से अगर पार्टनर कैपिटल में कोई भी चीज ट्रांसफर होनी हो तो वो ट्रांसफर कर दीजिए, दैट्स इट, आपका कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। स्टेप 7, प्रिपेयर कैश और बैंक अकाउंट। लास्ट में आप कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे और इसमें आप ट्रांसफर करेंगे ऑल कैश ट्रांजैक्शन फ्रॉम फर्स्ट फ्री अकाउंट्स। इसको बनाने का नियम है जी ये कि पहले 3 अकाउंट में जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन हुई है बस वो यहां पे ट्रांसफर कर दीजिए और इसका टोटल हमेशा टैली करेगा ही करेगा। ठीक है जी, ये 7 स्टेप है बेटे, मैं एक बार जल्दी से फिर दोहराता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारे के सारे आइटम्स जितने भी बैलेंस शीट में गिवन है वो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। ये है जी अपना सबसे पहला स्टेप। और इसके साथ ब्रैकेट में मैंने एक बात लिखी है, आंख बंद करके ये काम करिएगा, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है जी। डिसोल्यूशन में हमें एक एडवांटेज है कि जैसे ही क्वेश्चन दिखा तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट को खत्म कर दो बिना सोचे बिना समझे। ओके जी, तो पहला स्टेप हो गया। फिर उसके बाद आप एसेट्स को रियलाइज करेंगे। आप एसेट्स को रियलाइज करेंगे किस बात का ध्यान रखते हुए कि सारे एसेट्स क्वेश्चन के हिसाब से रियलाइज हो और इसके अलावा कोई अगर एसेट रियलाइज नहीं हुआ है तो उसे आप इग्नोर कर दें। तो देखिए जी, यहां पे एक बात आप सभी बच्चे कान खोल के सुन ले और समझ ले। लाइबिलिटीज की पूरी पेमेंट हमें करनी पड़ रही थी, फुल पेमेंट, इस वजह से क्योंकि सेक्शन 48B के हाथों मजबूर थे। एसेट्स पे ऐसी कोई बात नहीं लगती। आप एक बात का जवाब दीजिए, अगर एसेट बिक जाता तो उसकी वैल्यू क्वेश्चन हमें बता देता, अगर कोई पार्टनर ले जाता या क्रेडिटर ले जाता वो भी बात बता देता। तो अगर किसी एसेट के साथ कुछ हुआ ही नहीं, हाउ कैन यू से दैट वी हैड रियलाइज्ड इट इन फुल अमाउंट? आप कैसे मान लेंगे जी वो पूरा का पूरा एसेट बिक गया? असल में होना क्या चाहिए, वो एसेट जो बिकते नहीं है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होने चाहिए, और ऐसा ही होता है। रियलाइजेशन अकाउंट यही काम करता है, जो एसेट बिकते नहीं है ना उन्हें पार्टनर्स के बीच में बंटवारा कर देता है। वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन में वो चीज ऑब्जर्व करवाऊंगा बाद में। ठीक है जी, हम इस वजह से कभी भी एसेट्स को बुक वैल्यू पर रियलाइज नहीं करते। एक्सटर्नल लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है और फिर प्रॉफिट और लॉस निकालना है। ध्यान रखिएगा पहले 4 स्टेप तक अपना रियलाइजेशन पूरा हो जाता है।
फिर हम बनाएंगे जी पार्टनर का लोन अकाउंट और पार्टनर को सेटल कर देंगे। ऐसा तब करना है जब क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स लोन गिवन हो, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए। ऐसा तब करना है इफ पार्टनर्स लोन गिवन इन बैलेंस शीट। और उसके बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा, ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट को खाली करते वक्त हमने बैलेंसेस को कैपिटल के यहां ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद बस एक ही चीज आती है, रियलाइजेशन में जहां जहां पे भी कैपिटल अकाउंट आया जी बस वो आएगा, बाकी और कुछ नहीं आएगा। लास्ट में आप कैश और बैंक बनाएंगे। इसका भी बैलेंस हम ब्रॉट डाउन कर चुके होंगे बैलेंस शीट को खाली करते हुए। और उसके बाद इसमें एक ही चीज आएगी, आप चेक कर लीजिएगा कि पहले 3 अकाउंट में जहां कहीं पे भी टू कैश या बाय बैंक या टू कैश टू बैंक या बाय कैश कुछ भी ऐसा है, कोई भी कैश ट्रांजेक्शन आई है, बस वो यहाँ ट्रांसफर होगी। ये जानबूझ के मैंने आपको 7 स्टेप लिखवाए हैं ताकि आप जब रिवाइज करें ना तो आपको ये 7 स्टेप पढ़ते ही याद आ जाए कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है और आप तैयार हो जाए किसी भी क्वेश्चन को दोबारा से करने के लिए। तो बेटे जी ये बहुत यूजफुल रहेगा। अभी नहीं कह रहा मैं कि अभी आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आप देखिएगा आपके लिए फायदेमंद रहेगा उस वक्त पे जब आप पेपर के समय रिवाइज कर रहे होंगे। अब जल्दी से आप सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए और बुक में निकाल लीजिएगा पेज नंबर 6.89। 6.89 पे क्वेश्चन नंबर है 4। ये वाला क्वेश्चन हम अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर इज 4 और पेज नंबर है 6.89। जल्दी से ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया जी सबको? चलिए अब देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है। कहते हैं जी ये बैलेंस शीट हम आपको दे रहे हैं ए और बी की 31 मार्च 2018 की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। सिर्फ 2 पार्टनर थे, उनके बीच पीएसआर 3:2 है। ठीक है जी। डेट है 31 मार्च 2018। लाइबिलिटीज और एसेट्स आपको ये सारी चीजें गिवन है। फिर कहता है जी पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो डिसॉल्व करेगा फर्म को। अब एक बात का ध्यान रखना, ये जो इंफॉर्मेशन है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आप चाहे तो क्वेश्चन को रीड करते वक्त इसे इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है जी। अगर WCR गिवन ना हो ना तो इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए। अगर WCR गिवन हो तो बस उसके रेफरेंस में आप देख लीजिए कोई इंफॉर्मेशन यहाँ ना, और आप फिर डायरेक्टली आ जाइए कि रिक्वायरमेंट क्या है। रियलाइजेशन बनाना है, बैंक बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है जी। कहीं पे भी पार्टनर का लोन गिवन ही नहीं था लाइबिलिटीज में, इस वजह से उसने पार्टनर लोन मांगा ही। तो इसमें 3 अकाउंट बनेंगे, पहला रियलाइजेशन, दूसरा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। चलो जी अब स्टार्ट हो जाओ ध्यान से। फॉर्मेट रियलाइजेशन का रीवैल्यूएशन जितना नहीं बनेगा उससे बड़ा बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट 75% पेज पे आप बनाइएगा रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन के बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखिए कि इसमें 3 नहीं 2 पार्टनर है, तो आप अमाउंट के भी 2 ही कॉलम रखें, एक ए और एक बी।
ये लो जी, ये तो है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और यहां से आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो जी, ये मेरे अकाउंट्स हो गए तैयार। बस बेटे आप ये समझ लो कि डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में सारी मेहनत ये अकाउंट ड्रॉ करने की है, अब कोई मेहनत नहीं है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या था? बैलेंस शीट को खाली करना। तो बेटे अब जरा ध्यान से देखो, एसेट साइड को पहले खाली करिएगा हमेशा। लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, ये जितने भी एसेट्स गिवन है ये रियलाइजेशन में आते हैं। तो यहां लिख दीजिए एसेट साइड को आप ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड में। तो यहां लिखे टू सन्ड्री एसेट्स। क्या आपको याद है कि एंट्री क्या होती है? आपको याद है जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ये एंट्री होती थी। तो रियलाइजेशन के डेबिट में मैंने लिख दिए सन्ड्री एसेट्स। अब इसके अंदर ये सारी डिटेल लिखनी है, जो जो एसेट यहां आ रहा है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक, ठीक है। इसी तरह से डेटर्स, लेकिन डेटर्स पे प्रोविजन भी गिवन है, और मैंने आपको बताया था जी प्रोविजन होता है लाइबिलिटी। तो प्रोविजन को ले आइए लाइबिलिटी साइड, मतलब क्रेडिट साइड में। यहां आप लिख दीजिए बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, और लिखिए प्रोविजन। इनर कॉलम में लिखिएगा प्रोविजन भी 2450। अब वैल्यू बता दीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी जी? 30,000। 18,300 का मोटर व्हीकल,
स्टॉक है 72,800 और डेटर्स है 1,13,200। इसका पूरा टोटल कर दीजिए और वो वैल्यू यहां लिखनी है। अगर हम इसका टोटल करें तो ये बनेगा 48,300 प्लस 72,800 हो गया 1,21,100 और 1,13,200 और प्लस कर दीजिए तो ये 2,34,300 बनेगा। 2,43,300 रुपए। अभी इसका टोटल मत करिएगा क्योंकि लाइबिलिटी साइड के आइटम्स अभी यहाँ ट्रांसफर होने। अच्छा जी, फिर एसेट्स में सबसे लास्ट में कैश एट बैंक बताया हुआ है। क्या बैंक बैलेंस रियलाइजेशन में आता है? नहीं। कैपिटल में आता है? नहीं। उसके लिए हमने एक सेपरेट अकाउंट बनाया है। तो आएगा भी कहां? इसी जगह पे बेटे, क्योंकि वो बैंक का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है जी। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो ये डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,650। 13,650। ठीक है जी। अब आ जाइए लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में देखिए जरा, क्रेडिटर्स गिवन है। तो क्रेडिटर्स इंटरनल लाइबिलिटी है या एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है। तो इसे यहां लिख दो जी। क्रेडिटर्स सन्ड्री लाइबिलिटीज के नीचे 97,500। ओके। इसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस बताया। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आपको अच्छे से पता है, बैलेंस शीट में आते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 85,000 और 63,000। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखना, मैंने बैलेंस शीट का एक एक आइटम खाली कर दिया या नहीं? कुछ भी रहा हो तो बताओ। अगर कर दिया है तो पहला स्टेप कंप्लीट। अब इसका भी टोटल कर दो जी। इसका अगर टोटल करेंगे तो ये बनेगा 99,950। 99,950। लो जी, ये भी टोटल हो गया। पहला स्टेप कि ट्रांसफर करना होता है हमें रियलाइजेशन में और बाकी सारे अकाउंट में बैलेंस शीट को खाली करना होता है जी, वो हो गया पूरा। अब बस जो जो क्वेश्चन आपसे कहता जाए वो बात आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाइए। बस यही फंडा है जी डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को करने का। पढ़िए अब जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। कहते जी जो डेट आप देख रहे बैलेंस शीट की, इसी डेट पे तय कर लिया था कि फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, तो कर दिया। मोटर व्हीकल एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर कैश एट 16,950 एंड 77,600। हमने दो चीजें कैश में बेच दी है, मोटर व्हीकल और स्टॉक। तो बेटे मोटर व्हीकल को अगर आपने बेचा तो अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल। नहीं जी, मोटर व्हीकल का नाम बदल गया, रियलाइजेशन हो गया है। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां क्रेडिट साइड में लिखेगा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है। और क्या क्या चीजें आपने बेची है? एक तो मोटर व्हीकल, इनर कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 16,950। और इसके अलावा हमने क्या सेल करा है? स्टॉक 77,600। आगे पढ़िए। ऑल डेटर्स वर रियलाइज्ड इन फुल। कहते जी सारे के सारे डेटर्स, पूरा का पूरा पैसा रियलाइज हो गया। जब वो शब्द यूज करें ना रियलाइज, तो ये मानना कि कैश आ गया। तो डेटर से हमें पूरे 1,13,200 आ गए। ये भी बाय बैंक अकाउंट के अंडर ही आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट 43,500।
लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दिया तो बेटे इसके बदले में भी क्या आया होगा? पैसा। तो ये भी बाय बैंक के अंडर ही आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 43,500। आगे देखिए, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 1,700। हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी और हमें 1,700 का डिस्काउंट मिला। 97,500 के क्रेडिटर्स थे, 1,700 का डिस्काउंट मिल गया। तो यहां पे आप डेबिट साइड में इसकी पेमेंट दिखाएंगे, क्योंकि एंट्री क्रेडिटर्स को पे करने के लिए होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट क्रेडिटर का अब हमने नाम बदल के रख दिया रियलाइजेशन। तो एंट्री बनी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, और यहां पे लिखे इनर कॉलम में क्रेडिटर्स, क्योंकि हो सकता है कोई और भी पेमेंट हो। 97,500। ओह, आई एम रियली सॉरी, माइक ऑफ था। देखो बेटे, हमने यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करी। मैं आपको बता रहा था जी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस असल में होते क्या है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो बिजनेस को बंद करने में आते हैं। देखो, आप लॉजिकली सोचो, आप अगर किसी भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एसेट इन्हें बेच रहे हो, भाई लैंड एंड बिल्डिंग में रजिस्ट्री करानी पड़ेगी और इधर उधर के खर्चे होंगे। उन तमाम खर्चों को हम क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस। क्लियर हो गई बात? तो ये सारे खर्चे फर्म को करने पड़ते हैं और खर्चा करने में फर्म का नुकसान हो जाता है जी।
तो ये नुकसान आप किस तरफ दिखाएंगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड। इसी वजह से रियलाइजेशन की पेमेंट एक्सपेंसेस की हमने डेबिट साइड में दिखाई है। और फिर उसके बाद बस मैंने क्लोज क्लोज करा है। साफ देखने पे पता चल रहा था कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो मैंने क्रेडिट साइड का टोटल यहां कर दिया। अब क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करिए। अगर मैं डेबिट का टोटल करूं तो ये बनता है जी 3,40,350। इसमें से 3,51,200 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये बनेगा आपका 10,850। एक कैलकुलेशन का एरर है बेटे, इसे सही कर लो। ये 243 नहीं है, 2,34,300 है। डेबिट का टोटल करके अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट ठीक वैसे ही दिखाना है जैसे आप रीवैल्यूएशन में दिखाया करते थे। यहां लिखिए टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और किस किस के कैपिटल अकाउंट में जाएगा? ए और बी। प्रॉफिट आ रहा है जी 19,850 रुपए। इसे अब 3:2 में डिवाइड कर दीजिए। तो ये आएगा 11,910 और ये बनेगा 7,940। ठीक है जी। अब आ जाओ बेटे कैपिटल अकाउंट पे। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। आपको बस ये देखना है कि रियलाइजेशन में से कैपिटल में क्या ट्रांसफर हुआ। तो देखते हुए चलिए, कहीं पे भी कोई भी चीज कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखे, बस एक चीज दिख रही है, ये प्रॉफिट। तो सिर्फ ये प्रॉफिट यहां आएगा और कुछ भी नहीं आएगा कैपिटल में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 11,910 और 7,940 टोटल कर दो जी। टोटल करेंगे तो ये बनेगा 96,910 और ये बनेगा जी 70,940 रुपए। 96,910, 70,940 और डेबिट साइड में आप इनकी पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब हमें पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा, और इसे आप लिखेंगे फाइनल पेमेंट 96,910, 70,940। ठीक है। अब आ जाइए आप बैंक अकाउंट पे। बैंक अकाउंट में बताइए जरा किस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे। आपको मैंने लिखवाया था जितनी भी चीजें इससे पहले वाले अकाउंट में, बैंक से पहले वाले अकाउंट में टू बैंक या बाय बैंक करके आए, बस वही चीजें बैंक अकाउंट में आएंगी। टू बैंक वाली चीजें क्रेडिट में और बाय बैंक वाली चीजें डेबिट में आएंगी। तो अब देखते हुए चलिए, टू बैंक 97,050, तो यह आएगा बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 97,050। नेक्स्ट बैंक देखो, बाय बैंक ये आ रहा है जी 2,51,250। बाय बैंक आया तो ये डेबिट में आएगा, और किस अकाउंट से आया? रियलाइजेशन से। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 2,51,250। अब आइए नेक्स्ट अकाउंट पे कैपिटल। क्या यहां कहीं पे बैंक आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी। 96,910 ए को दिए और 70,940 बी को दिए। टू बैंक आ रहा है तो ये आएगा जी कहां पे? क्रेडिट साइड में, और इसे लिखा जाएगा बाय
एज कैपिटल अकाउंट 96,910, इतना तो हमने ए को दिया, बाय बी इज कैपिटल अकाउंट, और बी को हमने कितना दिया है जी, 70,940। बस अब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे और भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के कि भगवान दोनों साइड का टोटल इक्वल आए। 2,64,900 आ रहा है जी इस साइड का टोटल, और इस साइड का टोटल भी 2,64,900 ही बन रहा है। बस बेटे क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर टोटल इक्वल आ गया तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन सही है। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बताइए। बस इतना ही ये क्वेश्चन था, और आज की क्लास यहीं पे कर देते हैं जी।